Hello students, this is your Shashank sir and today we're at ARC Learning Day 26 of the revision program और revision program का Day 26 का ये part 2 है Biodiversity and Conservation। Part 1 में organism population से हमने deal किया था। Now we were starting with Biodiversity and Conservation, ठीक है। So starting first, what do you understand by Biodiversity? Biodiversity क्या है? Bio means हमको सभी मालूम है, Bio means living and Diversity means different। तो Biodiversity in all क्या समझाता है? Biodiversity is the collection of different living organisms, right? So biodiversity is the collection of different living organisms that are present, right? That is present in the world. Okay? So ultimately, it is the diversity of all biological organisms. This is the diversity of all biological organisms. Okay? That is biodiversity. This term was popularized by Edward Wilson. This term was popularized by Edward Wilson। और बायोडाइवर्सिटी के कितना लेवल में हम लोग स्टडी करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को हम लोग 3 लेवल पे स्टडी करते हैं। There are 3 levels of biodiversity. One is the genetic level that deals with different genes within the same species. Then there are different species level of biodiversity that deals with different species, and there is ecological level of biodiversity that deals with different ecosystem, the interconnection between them is जितना डिफरेंट आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगा, उतना ही ज्यादा आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी होगा, और उतना ही ज्यादा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी भी होगा। समझ में आया कि नहीं आया? Correct है। So these are all interconnected. So what are the 3 levels of biodiversity that we have? We have genetic level diversity, we have species level diversity, and we have ecological level of biodiversity। अभी ये biodiversity and conservation पूरा database chapter है, आपको डेटा थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इस यहाँ पे लाइन बाय लाइन करके है, ठीक है, लाइन बाय लाइन करके आपको डेटास भी है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है, विद एग्जांपल्स, राइट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द जेनेटिक लेवल, जब हम लोग जेनेटिक लेवल का बात बोलते हैं, इट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ जीन्स ऑफ द सेम स्पीशीज। उसी सेम स्पीशीज में कितना डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स होगा, उसी को रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या? जेनेटिक लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो दीज आर एक्सप्लेन्ड बाय द एग्जांपल्स कॉल्ड एज वैरायटी, ब्रीड। आपको मिल जाएगा किसी भी टर्म में, किसी भी क्वेश्चन में, अगर आपको ये 2 टर्म मिल जाता है, वैरायटी या फिर ब्रीड, आग बंद करके व्हाट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दे आर आस्किंग फॉर जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल देके रखा है, देयर इज अ प्लांट दैट इज कॉल्ड एज रॉल्फिया वोमिटोरिया। एक प्लांट है रॉल्फिया वोमिटोरिया। व्हाट डज रॉल्फिया वोमिटोरिया फेमस फॉर? रॉल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूसेस रेजरपाइन, एक केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस करता है रेजरपाइन, एंड इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। नाउ व्हाट इज अ यूनिक सिचुएशन अबाउट दिस रॉल्फिया वोमिटोरिया? ये रॉल्फिया वोमिटोरिया हमारे हिमालयन रेंजेस में मिलता है, ठीक है, ये रॉल्फिया वोमिटोरिया हमारे हिमालयन रेंजेस में मिलता है, करेक्ट है, राइट। नाउ इन दिस हिमालयन रेंजेस, ठीक है, राइट, ये रॉल्फिया वोमिटोरिया एंटायरली आपके पूरा हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड तक स्प्रेड है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम अ हायर एल्टीट्यूड towards the lower altitude. Now the interesting thing about this is, right, this Rauwolfia vomitoria का जो रेजरपाइन है, it differs in its content and potency। मतलब रेजरपाइन का अमाउंट एंड रेजरपाइन का एक्टिव वर्किंग कंपोनेंट, ठीक है, या फिर कंटेंट, इट इज डिफर्ड ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। कहने का मतलब है कि अगर आप हायर ऑल्टीट्यूड वाला रेजरपाइन अगर उठा ले, रॉल्फिया वोमिटोरिया उठा ले, उधर में रेजरपाइन का क्वांटिटी भी और वर्किंग कैपेबिलिटी बहुत हाई है, लेकिन आप जितना नीचे की तरफ आते हो, प्लेन्स की तरफ, उधर से अगर आप रेजरपाइन उठा रहे हो, तो उधर से आप रॉल्फिया उठा रहे हो, तो उधर में रेजरपाइन कम है क्वांटिटी में, एज वेल एज उसका वर्किंग एबिलिटी भी कम होता है, राइट। एक ही स्पीशीज हायर ऑल्टीट्यूड में हाई कंटेंट ऑफ रेजरपाइन दे रहा है, हाई बायो एक्टिविटी दे रहा है, लेकिन एक ही स्पीशीज का रॉल्फिया लोअर एल्टीट्यूड में लेस कंटेंट ऑफ रेजरपाइन दे रहा है, लेस बायो एक्टिविटी दे रहा है। व्हाई? साइंटिस्ट लुक एट इट एंड दे फाउंड अ डिफरेंस इन देयर जीन्स। ऊपर वाले में कुछ जीन्स थे, नीचे वाले में कुछ जीन्स एब्सेंट थे, ठीक है। सो दस इट प्रूव्स दैट दिस इज द जेनेटिक लेवल बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है? सो रॉल्फिया वोमिटोरिया present in Himalayan ranges, it produces what? Reserpine. Reserpine is used in the treatment of blood pressure. Reserpine differs in its content and potency over its distributional range. Correct है?
नेक्स्ट आता है क्या, स्पीशीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज, मैंने पहले ही बोला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इंडिकेट्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इंडिकेट स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल देके रखा है डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस, राइट। क्या बोला है कि द वेस्टर्न घाट एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट हैज ए हायर species diversity of amphibians, मतलब the diversity of amphibians in western ghat is higher as compared to the diversity of diversity of amphibians in the eastern ghat। बेसिकली इसका रीजन सेम है कि एम्फीबियंस का नंबर किसके साथ अटैच्ड है, एम्फीबियंस का नंबर फ्रेश वाटर के साथ अटैच्ड है। तो वेस्टर्न घाट में फ्रेश वाटर कंटेंट ज्यादा है, राइट, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सो दस देयर इज मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस। वेयरएज ईस्टर्न घाट में हमारा क्या होता है, ईस्टर्न घाट में फ्रेश वाटर उतना नहीं है, राइट, as compared to the western ghat, and thus the amphibian diversity is less in the eastern ghat, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाता है, लास्ट में चला आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, different types of ecosystem, different types of ecosystem constitutes what, different types of ecosystem constitute the ecological diversity। एक जगह पे जितना different types of ecosystem मिलेगा, मैंने क्या बोला था, वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगा, करेक्ट है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक एग्जांपल दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, क्या बोला है इस स्टेटमेंट में कि इंडिया हैज अ हायर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी with its different ecosystems, so India has a higher ecological diversity with its different ecosystems। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक मोटा मोटा अगर अंदाजा लगा दे, ठीक है, ईस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हमको नॉर्थ ईस्ट मिलता है, जहां पे आपको भरपूर आपको फॉरेस्ट एरियाज दिख जाएंगे, है कि नहीं है, जस्ट मोटा मोटा बोल रहा हूँ। साउदर्न साइड में नीचे में जाओगे आपको कोस्ट लाइन मिलेगा, वेस्टर्न साइड में आपको फॉरेस्ट दिखेंगे, आपको गुजरात की तरफ उधर चले जाओगे तो डेजर्ट मिलेगा, वेयरएज नॉर्दर्न साइड में कश्मीर से लेके जितना हिमालयन रेंजेस है आपको स्नोफील्ड माउंटेन, स्नो देखने को मिल जाएगा, करेक्ट है। तो एक ही कंट्री के अंदर आपको फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट टाइप सिचुएशन, आपको सी कोस्ट, आपको डेजर्ट, आपको स्नोफील्ड माउंटेन रेंज, तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट है। तो डिफरेंट इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट्स अ ह्यूज डाइवर्स ecological diversity when compared to a Scandinavian country such as Norway, compared to the Scandinavian countries such as Norway। Scandinavian countries किधर होते हैं, टेम्परेट और पोलर रीजन के बीच में होता है, टेम्परेट और पोलर रीजन के बीच में होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे टेम्परेचर बहुत बहुत कोल्ड होता है, ठीक है। तो कोल्ड टेम्परेचर में उतना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमको मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं है। सो इंडिया हैज अ हायर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इट्स डिफरेंट इकोसिस्टम एज कंपेयर टू अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। ये वाला चीज थोड़ा बाद में जाके और भी क्लियर होगा, ठीक है। बट दीज आर द थ्री लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट वी स्टडी अंडर बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ व्हेन वी कम कि कौन से लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम लोग पढ़ रहे हैं, which level of biodiversity, हम लोगों को तो तीन लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख लिया। now in this chapter biodiversity and conservation we are concerned with species level biodiversity, correct है। now the question is how many species are present, कितना species present है, right। now according to IUCN 2004, पुराना डेटा है, according to IUCN 2004 there is slightly more than 1.5 million plant and animal species that have been described, ठीक है। it is slightly more than 1.5 million species of plant and animal that has been described। so 2021 में शायद 2.1.3 मिलियन था, उतना मेरे को याद नहीं है, बट मोटा मोटी अभी इतना है, करेक्ट है, described, right। so it is slightly more than 1.5 million plant and animal species, right, according to IUCN 2004, right। now the question is क्या सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज है, इससे कम है या इससे ज्यादा है, राइट। नाउ हाउ कैन यू नो, राइट। सो हाउ मेनी मोर स्पीशीज आर प्रेजेंट, डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड टोटल, ठीक है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे गेस लगाते हैं, गेस वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बोला गया है कि बिफोर गेसिंग हाउ मेनी नंबर्स है, राइट, हमको कुछ सर्टेन फैक्ट्स याद करके रखना है, और हमें एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी वो फैक्ट्स याद करके रखना है, बिकॉज वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है। क्या फैक्ट्स है, सो द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्पीशीज नंबर इंक्लूड्स कि द इन्वेंटरी या फिर डिस्कवरी, टोटल नंबर, इन्वेंटरी ऑफ स्पीशीज इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन द टेम्परेट रीजन में ऑलमोस्ट मोटा मोटी हमको मालूम है कि क्या क्या स्पीशीज प्रेजेंट है, उनका डॉक्यूमेंटेड लिस्ट हमारे पास है, उनके डॉक्यूमेंटेड लिस्ट है, ठीक है। सो द इन्वेंटरी ऑफ स्पीशीज इज ऑलमोस्ट कंप्लीट इन द टेम्परेट रीजन। एंड सेकेंड,
most of the species that are discovered are insect. Most of the species, right, were insects. So ये दो फैक्ट को माइंड में रख के एक साइंटिस्ट थे, क्या साइंटिस्ट का नाम था? रॉबर्ट में. सो रॉबर्ट में, कीपिंग इन दिस फैक्ट इन माइंड, came to a almost accurate prediction, कि total species both discovered and undiscovered कितना होना चाहिए? Total species both discovered and undiscovered, it is around 7 million. It is around 7 million है, ठीक है. So ये फैक्ट अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज हमारा होना चाहिए, ठीक है. नाउ सर्टेन अदर फैक्ट्स रिगार्डिंग दी IUCN का 1.5 मिलियन का जो नंबर है, इन दिस 1.5 मिलियन स्पीशीज डिस्क्राइब, राइट, 70%, पहला फैक्ट जो हमको याद रखना है, 70% of the species are what? Animal. 70% of the species are what? Animal. 22%, number 2 point, 22% of the species are plants. 22% of the species are plants. Very good. हमको यहाँ पे क्या याद रखना है कि प्लांट्स में हमने 5 डिविजन्स पढ़ लिए थे, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. बट इन केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम प्लांट में किसको कंसीडर कर रहे हैं? प्लांट के नंबर में हम लोग फंजाई को भी कंसीडर कर रहे हैं. करेक्ट है, राइट? सो 22% ऑफ द डिस्क्राइब्ड 1.5 million species are plants which belong to algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, along with, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन है यहाँ पे? फंजाई है, करेक्ट है. एंड 8% इज अदर्स, ठीक है. नाउ उसके अलावा भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल स्पीशीज 7 क्या है? इंसेक्ट. आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल स्पीशीज डिस्कवर्ड 7 क्या होते हैं? इंसेक्ट्स. क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, राइट. सो इसी पार्ट में आपको 3 पाई डायग्राम दिखेंगे, ठीक है. 3 पाई डायग्राम है, उसमें से हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल सकता है कि आपको अरेंज करना पड़ सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका है, सबसे कम किसका है, वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम कौन है. करेक्ट है. सो इनवर्टिब्रेट्स में देखोगे सबसे ज्यादा नंबर किसका है? ऑब्वियसली इंसेक्ट्स का है, व्हिच इज फॉलोड बाय मॉल्यूस्क, व्हिच इज फॉलोड बाय क्रस्टेशियंस. समझ में आया? सो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा नंबर किसका है? किसका? इंसेक्ट्स, फॉलोड बाय मॉल्यूस्क, फॉलोड बाय क्रस्टेशियंस. सबसे पहले कौन आएगा? इंसेक्ट्स. नेक्स्ट कौन आएगा? मॉल्यूस्क. नेक्स्ट कौन आएगा? क्रस्टेशियंस. ठीक है. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा किसका नंबर है? फिश, बिकॉज यहाँ पे मैराइन और फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है, एंड 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. सो फिश का नंबर सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. बर्ड एंड रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट सेम है, which is followed by amphibians and mammals, which is followed by amphibians and mammals. So सबसे ज्यादा किसका है? Fish, then birds and reptiles, followed by amphibians and mammals. Similarly, when you come to plants, सबसे ज्यादा नंबर किसका है? Most the plant species described are angiosperm, followed by fungi, followed by algae, followed by mosses, followed by ferns, followed by lichens, and ultimately last में कौन आता है? The last जो है सबसे least species कौन सा है? जिम्नोस्पर्म का. ठीक है. सो प्लांट्स में पहले कौन आएगा? एंजियोस्पर्म्स. फिर कौन आएगा? फंजाई. फिर कौन आएगा? एल्गे. फिर कौन आएगा? मॉस. फिर कौन आएगा? फर्न्स. फिर कौन आएगा? लाइकेंस. फिर कौन आएगा? लास्ट में आएगा जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. तो ये हमको याद करके रखना है. करेक्ट है? ओके. नाउ इसके बाद बायोडाइवर्सिटी हम लोग जब पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोडाइवर्सिटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट किसको छोड़ रहे हैं? प्रोकैरियोट्स. Now, why does not biodiversity studies includes या फिर biodiversity का नंबर does not include prokaryotes? Prokaryotes क्यों नहीं include होता है? Why not prokaryotes? Certain facts. The current, again, statement based question, very very important. The current classification system is not suitable to study prokaryotes. The current classification system is not suitable to study prokaryotes. ठीक है? Some bacteria are not culturable in lab. अगर आप कल्चर ही नहीं कर पाओगे, आप स्टडी कैसे करोगे? सम बैक्टीरिया नॉट कल्चरेबल इन लैब. एंड थर्ड, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ईच अदर. एक ही कॉलोनी का दो बैक्टीरिया, एक में एक केमिकल नहीं है, दूसरा प्रेजेंट है. बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ईच अदर स्लाइटली इन देयर बायोकेमिकल मेकअप. So the current classification system is not suitable to study the prokaryotes. Next, some bacteria are not culturable in lab, and third, bacteria differ from each other slightly in their biochemical makeup. अगर हम सब इसको कंसीडर करें, then this slight difference in their number turns them into
मिलियंस मिलियंस हो जाएगा। तो जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बात बोलेंगे एंड समबडी आस्क्स व्हाट इज द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू हैव, और हम लोग बोलेंगे 50 मिलियन 60 मिलियन, तो कोई कंजर्वेशन के ऊपर ध्यान ही नहीं देगा ना, कंजर्वेशन के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देगा कि इतना तो है ही है, थोड़ा लॉस हो जाएगा तो किसका क्या प्रॉब्लम है, करेक्ट है। सो दैट इज व्हाई द बायोडाइवर्सिटी डज नॉट इंक्लूड प्रोकैरियोट्स एंड दीज आर द थ्री स्पेसिफिक रीजंस। अगर हम लोग इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू में आए, इंडिया स्पेसिफिक में चले आए कि इंडिया का इस सब में कंट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, इन ऑल ऑफ दिस, करेक्ट है, राइट। सो biodiversity in India, India is one of the 12 mega biodiversity countries. India is one of the 12 mega biodiversity countries because, right, India का land mass कितना है 2.4%, because only 2.4% is supporting how much of the global biodiversity, 8.1% of the global biodiversity. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करेक्ट है। सो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज, right? India has 2.4% total land mass of the earth, whereas of that 2.4% land mass, India contributes around 8.1% of the total biodiversity, 8.1% of the total biodiversity. Clear hai? Okay, right? Now the next question is, क्या ये बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर कहीं पे कंसंट्रेटेड है, कहीं पे एकदम स्पार्स है? अगर कहीं पे कंसंट्रेटेड है और कहीं पे स्पार्स है, दैट मींस देयर इज नो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैन वी सी पैटर्न कि कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, करेक्ट है। टू स्टडी द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट है, यहाँ पे आपको दो चीज दिखेगा, एक है स्पीशीज का लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड दूसरा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। बाय स्टडीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्टडीइंग स्पीशीज रिलेशनशिप, मेरे को ये मालूम चलता है कि पूरे वर्ल्ड में स्पीशीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, करेक्ट है। When we come to the first latitudinal gradient का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा क्या बोलता है latitudinal gradient, that the further we move away from the equator, इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे, the species diversity decreases. The further we move away from the equator, the further we move away from the equator, the species diversity decreases, the species diversity decreases. और यही बात एक और तरीके से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, as we move towards the poles, as we move कहां पे, towards the poles, the species diversity decreases, the species diversity decreases, right? इसको समझने के लिए ये वाला डायग्राम आप थोड़ा देखिए, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया कि बीच में से जो लाइन जा रहा है वो इक्वेटर है, ठीक है, राइट, इक्वेटर के 23.5 नॉर्थ ऊपर, 23.5 साउथ नीचे, मेरे को क्या दिखेगा, ट्रॉपिकल रीजन दिखेगा, ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर टेम्परेट रीजन दिखेगा, टेम्परेट रीजन के ऊपर पोलर रीजन दिखेगा। अभी बोल क्या रहा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट कि आप जितना इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे, द मोर यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड रीच टुवर्ड्स द पोल्स, द मोर यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड रीच टुवर्ड्स द पोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज। जितना आप इक्वेटर से दूर भागोगे, राइट, और पोल की तरफ जाओगे, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, द मोर वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जितना ऊपर जा रहे हैं या फिर जितना नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द पोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज। इसके अगेंस्ट में कुछ एग्जांपल्स देके रखे हैं कि इसको प्रूव करना है कि जो बोल रहे हो वो सही है, राइट। नाउ व्हेन वी लुक एट दैट, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया है, द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन इज द ट्रॉपिकल रीजन, it is the tropical region, और tropical region located कहाँ है, most biodiverse region is the tropical region, and tropical region located कहाँ है, 23.5 degree north to 23.5 degree south, that means this part, it is located here 23.5 degree north to 23.5 degree south, ये part तो इक्वेटर के ठीक ऊपर नीचे में ही है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि उन्होंने बर्ड स्पीशीज को कंपेयर किया, बोला कि कोलंबिया which is present where, near the equator, कितना स्पीशीज है, 1400 स्पीशीज। उन्होंने क्या बोला, कोलंबिया which is present near the equator, कितना स्पीशीज है, 1400। देन दे कंपेयर दैट विथ व्हाट, न्यूयॉर्क, जो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, इक्वेटर से ऊपर चलेगा कहां पे, 41 डिग्री नॉर्थ। न्यूयॉर्क पहुंचते पहुंचते बर्ड स्पीशीज का नंबर कितना हो गया, 105, कितना हो गया, 105। Whereas जब हम लोगों ने ग्रीनलैंड को कंपेयर किया, दैट इज फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर, 71 डिग्री नॉर्थ, उसमें स्पीशीज कितना पे रह गया, 56। So as we are moving away from the equator, species diversity क्या हो गया, species diversity is decreasing, ठीक है।
लास्टली एक और एग्जांपल देखा है वास्कुलर प्लांट, इक्वेटर में है vascular plant that is present near the equator has 10 times more, कितना times more, 10 times more vascular plants as compared to USA. समझ में आया? as well as लास्ट एग्जांपल यहां पे देके रखा है कि Amazon, राइट, मोस्ट बायोडाइवर्स प्लेस ऑन अर्थ, इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर. समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है. तो आप इक्वेटर के पास जितना रहोगे उतना आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ेगा. आप इक्वेटर से जितना दूर जाओगे टुवर्ड्स द पोल, स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होता जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ द क्वेश्चन एंड्स विथ कि इक्वेटोरियल रीजन में ही, राइट, इतना बायोडाइवर्सिटी क्यों है? थ्री थिंग्स आपको याद रखना है. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है कि द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट, ठीक है, लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी, और हायर प्रोडक्टिविटी होगा इनडायरेक्टली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी. अगर प्रोडक्टिविटी हाई है तो वो इनडायरेक्टली किस में हेल्प करता है? बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, इक्वेटोरियल रीजन वाज रिलेटिवली स्टेबल. जैसे कैनन इवेंट्स कुछ है, ठीक है, या फिर जो हिस्टोरिकल डिस्टर्बेंस है सच एज आइस एज हो गया, ग्लेशिएशन हो गया, वो इक्वेटोरियल रीजन को छुआ ही नहीं. It did not come across the equatorial region. Since, right, no disturbance like glaciation and ice age occurred, thus species got a chance to evolve. और जितना evolution होता गया, species diversity बढ़ता गया. समझ में आया? And apart from that, the last thing is the equatorial region is seasonally stable. इसमें high seasonality नहीं देखता है. मतलब रफ सीजन, मतलब बारिश हो तो एकदम बारिश, ठंडा हो तो बर्फ गिर गया, गर्म हो गया तो आपका मतलब पानी सूख गया, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो इट इज स्टेबल. Equatorial region is less seasonal and thus niche specialization occur, and as niche specialization occur, so thus biodiversity increases. ठीक है, so because of higher sunlight leading to higher productivity and indirectly affecting the biodiversity, equatorial region being more stable, species got a chance to evolve. And equatorial region, right, less seasonal है, niche specialization occur हो रहा है, तो more biodiversity occurs. So these are the three prime reasons why equatorial region is more diverse. तो ये एक पैटर्न हो गया. दूसरा पैटर्न क्या है? इट इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था? एवी हम्बोल्ट ने दिया था. कहां पे काम कर रहे थे? साउथ अमेरिकन जंगल्स, राइट. सो एवी हम्बोल्ट विच इज आल्सो, ही इज आल्सो द फादर ऑफ इकोलॉजी. करेक्ट. एवी हम्बोल्ट वर्किंग इन साउथ अमेरिकन जंगल्स. इन्होंने क्या बोला था कि द नंबर ऑफ स्पीशीज एनकाउंटर्ड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एरिया एक्सप्लोर्ड. कि आप जितना एक एरिया एक्सप्लोर करते जाओगे उतना ही नंबर ऑफ स्पीशीज एनकाउंटर्ड, नया नया स्पीशीज बढ़ता जाएगा, बट विथ अ लिमिट, बट अप टू अ लिमिट. करेक्ट है, अप टू अ लिमिट, राइट. कि अगर आपने उस एरिया का एनवायरमेंट या फिर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी चेंज नहीं हुआ, इकोलॉजी चेंज नहीं हुआ, तो आपको आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम सेम स्पीशीज ही एनकाउंटर होता रहेगा rather than new species. It is only until you change the ecosystem, it is only until you change the ecology of the area are you going to find new species. ठीक है, तो the number of species encounter increases with increase in area explored but only up to a limit. करेक्ट है. तो एक्चुअली में क्या होना चाहिए था? स्पीशीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होना चाहिए था, कि जितना आप एरिया एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज का नंबर उतना ही बढ़ता जाएगा. लेकिन एक लिमिट बैठ गया, राइट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो रेदर देन हैविंग अ स्ट्रेट लाइन, आप स्पीशीज इनिशियली तो इंक्रीज होगा, लेकिन अगर आप इकोसिस्टम चेंज नहीं करोगे तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोल बन जाएगा. करेक्ट. ऊपर जाके ये कांस्टेंट की तरफ भागेगा. समझ में आया कि नहीं आया? सो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a to the power z, z is the regression coefficient. और अगर आप उसका log निकाले तो ये एक क्या देता है? y plus mx c, that is c, y equal to c plus mx, which is a स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. ठीक है, और z क्या बताता है? z उस लाइन का स्लोप बताता है. तो नॉर्मली मेरे को z का वैल्यू याद रखना है. ठीक है, तो नॉर्मली इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप z का वैल्यू कहां से कहां लाई होता है? 0.1 से 0.2. कहां से कहां लाई होता है? 0.1 से 0.2. लेकिन बर्ड्स और मैमल्स के लिए इट लाइज फ्रॉम 0.6 टू 1.2. सो बर्ड्स और मैमल्स के लिए कहां से कहां लाई होता है? 0.6 टू 1.2. ठीक है, राइट. चलेगा, तो ये याद रखना. करेक्ट है. सो दिस इज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. ओके, राइट. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कि हमको बायोडाइवर्सिटी चाहिए क्यों?
नाउ अकॉर्डिंगली एक स्टेटमेंट है, ठीक है, द मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम, द मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम, द मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम, द मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम। की क्या बताता है ये स्टेटमेंट कि आपका इकोसिस्टम जितना डाइवर्स होगा, जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगा, आपका इकोसिस्टम उतना ही क्या होगा, उतना ही स्टेबल होगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर आप अपना रेफरेंस बुक सिर्फ एक ही रख रहे हो, ठीक है, राइट, तो मतलब क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका आप खो रहे हो। अगर आप 2-3 रेफरेंस बुक्स को देख रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एग्जाम के टाइम में ये एंजाइटी नहीं होगा कि अगर इस पैटर्न से दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन आ गया तो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। सो द मोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट यू सॉल्व, द मोर प्रिपेयर्ड यू आर और मोर स्टेबल यू आर टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, राइट? सेम कॉन्सेप्ट है, जितना डाइवर्स इकोसिस्टम है उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम है। अभी स्टेबिलिटी के हिसाब से, इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, स्टेबिलिटी क्या है? व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज द इकोसिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, फेमाइन हो गया, वो इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंट एनफ, राइट, टू कवर इट अप, ठीक है, टू रिकवर। एंड सेकेंड, इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू फॉरेन इन्वेशन। फॉरेन इन्वेशन, बाहर का एक्सोटिक स्पीशीज इंट्रोड्यूस भी हो गया तो वो इकोसिस्टम पे हावी नहीं होना चाहिए, करेक्ट है? So the stability is described, the ecosystem must be resistant or resilient to internal disturbances, it must be resistant to foreign invasions. Clear है? Right? Now, importance of biodiversity, the more diverse the ecosystem, more stable the ecosystem. इसके सपोर्ट में मेरे को एक हाइपोथेसिस दिखता है व्हिच इज नोन एज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, और एक एक्सपेरिमेंट दिखता है डेविड टिलमैन का एक्सटर्नल फील्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? नाउ रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया था? स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक ने, स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक ने। तो उन्होंने क्या किया था? ही कंपेयर्ड द इकोसिस्टम, ही कंपेयर्ड द इकोसिस्टम विद अ एरोप्लेन, ही कंपेयर्ड द इकोसिस्टम विद अ एरोप्लेन, ठीक है? उसने उस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज मिलता है, इकोसिस्टम में जो स्पीशीज मिलता है उसको किससे कंपेयर किया था? रिवेट्स या फिर नट्स एंड बोल्ट्स, जो एरोप्लेन को बनाता है, एरोप्लेन को बनाता है, एरोप्लेन कंपोनेंट्स, ठीक है, एरोप्लेन कंपोनेंट्स, करेक्ट? सो स्पीशीज को क्या बना दिया? रिवेट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, जो एरोप्लेन कंपोनेंट्स है। और स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज एक्सटिंक्शन को उन्होंने क्या बताया? स्पीशीज एक्सटिंक्शन को बताया पॉपिंग ऑफ रिवेट्स या फिर कंपोनेंट को तोड़ना, एरोप्लेन के कंपोनेंट का ब्रेकेज, ठीक है, ब्रेक, उसको धीरे धीरे ब्रेक करना। ना कहने का मतलब है, उन्होंने क्या बोला कि ये एरोप्लेन है, ठीक है, ये एरोप्लेन बना किसे है? दिस एरोप्लेन इज एन इकोसिस्टम। ये एरोप्लेन बना किसे? स्पीशीज व्हिच आर द पार्ट्स ऑफ द इको एरोप्लेन। तो अगर इनिशियली अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कंपोनेंट्स लेते जाए, ठीक है, तो क्या एरोप्लेन में फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप एरोप्लेन में जा रहे हो, आप इन्हें एरोप्लेन का सीट उठा के घर पे लेके आया, कोई प्रॉब्लम होगा एरोप्लेन का? नहीं, राइट? प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगा? जब आप एरोप्लेन का विंडो खींचोगे, राइट, जब आप एरोप्लेन का क्या बोले, इंजन खींचोगे, और जब आप एरोप्लेन का विंग्स ही हटा लोगे, करेक्ट है? तो धीरे धीरे जब आप धीरे 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 करके आप एरोप्लेन का कंपोनेंट्स उठा रहे हो तो एरोप्लेन तो डिस्टेबलाइज होता जाएगा। और एरोप्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? उसका विंग्स। अगर आपने एरोप्लेन का विंग्स हटा दिया तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो बात वही है कि एरोप्लेन के जगह आप इकोसिस्टम समझो, एरोप्लेन के पार्ट्स के जगह आप स्पीशीज समझो। तो इनिशियली अगर आप स्पीशीज को ले रहे हो, इकोसिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे 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 जब स्पीशीज एक्सचेंज का नंबर बढ़ेगा, एरोप्लेन ऐसे हिलेगा, डिस्टेबलाइज होता रहेगा। और एरोप्लेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर विंग्स, आपने विंग्स हटा दिया, एरोप्लेन गिर जाएगा। इकोसिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कीस्टोन स्पीशीज, जो रेगुलेट करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, करेक्ट है? इकोसिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? कीस्टोन स्पीशीज। अगर कीस्टोन स्पीशीज को रिमूव किया, व्हिच इज कंपेयर्ड टू रिमूविंग ऑफ द विंग्स, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइजेस, इकोसिस्टम डिस्टेबलाइजेस। सो कहने का मतलब है कि अगर आप हेट्रोजाइगस एनवायरनमेंट से होमोजाइगस में चले आओगे तो आपका इकोसिस्टम डिस्टेबलाइज होगा, करेक्ट है? तो ये एक हाइपोथेसिस था, राइट? डेविड टिलमैन्स का एक्सटर्नल पॉट एक्सपेरिमेंट किसके साथ था? प्रोडक्टिविटी। उसने क्या बोला कि द मोर डाइवर्स इज द प्लॉट, राइट, मोर डाइवर्स इज द इकोसिस्टम, इसका जो प्रोडक्टिविटी है, इसका जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या रहता है? हाई रहता है, या फिर स्टेबल ईयर ऑन ईयर। द मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम, मोर डाइवर्स द इकोसिस्टम, द प्रोडक्टिविटी रिमेन्स टेंड्स टू रिमेन स्टेबल ईयर ऑन ईयर।
राइट। और अगर प्रोडक्टिविटी स्टेबल है, आपको मालूम है इनडायरेक्टली ये क्या करेगा, ये इकोसिस्टम को स्टेबलाइज करेगा। कहने का मतलब है, सपोज इसमें देखिए, इस वाले में आपको ट्री मिल जाएगा, आपको श्रब मिल जाएगा, आपको हर्ब मिल जाएगा। सपोज यहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया, फॉरेस्ट फायर लग गया तो हर्ब्स एंड श्रब सभी मर गए, लेकिन ट्री बच गया। अभी प्रोडक्टिविटी कौन देगा, ट्री देगा। लेकिन इस वाले प्लॉट में जहां पे सिर्फ हर्ब्स है, यहाँ पे अगर फायर लग गया तो ये सारा हर्ब्स तो मर गया, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगा, जीरो। That means a homozygous plot या फिर less diverse plot would have a fluctuating productivity, whereas a diverse plot would have a stable productivity. समझ में आया? And thus the more the diverse is the ecosystem, more stable is the ecosystem. Clear है? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्या बताया है कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कुछ प्रूफ है क्या आपके पास? ठीक है, यस, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो है मेरे पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहने का मतलब है कि न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन है थ्रू स्पेसिएशन, मेरे को उतना मालूम नहीं है डिटेल्स में न्यू स्पीशीज फॉर्म हुआ है क्या, लेकिन स्पीशीज लॉस तो हुआ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। व्हाट इज द रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट? सम एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। पहला दिया व्हेन ह्यूमंस इन्वेडेड पैसिफिक आइलैंड्स, कहां पे चले गए, पैसिफिक आइलैंड्स। Once humans started to inhabit Pacific Islands, 2000 native bird species, 2000 native bird species खत्म हो गया। करेक्ट है, राइट? सो व्हेन ह्यूमंस इन्वेडेड पैसिफिक आइलैंड्स, 2000 नेटिव बर्ड स्पीशीज क्या हो गया, खत्म हो गया। करेक्ट है, राइट? IUCN 2004 का रेड डाटा बुक, IUCN 2004 का रेड डाटा बुक, वो क्या बोला कि विद इन 500 इयर्स, लास्ट 500 इयर्स में कितना स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गया, 784। कितना स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुआ, 784, जिसमें से वर्टिब्रेट कितना स्पीशीज था, 338, इनवर्टिब्रेट्स कितना था, 359, प्लांट्स कितना था, 87 species. Correct है? So in the last 500 years, 784 species got extinct, जिसमें vertebrate कितना है, vertebrate है 338 species. Correct? Invertebrates कितना है, 359 species. And आपका plants कितना है, 87 species got extinct. ठीक है? Even in the last 20 years, 27 species got extinct. Last 20 years में कितना species extinct हो गया, 27. Some of the important examples: डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हो गया, मॉरिशियस। क्वागा कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, अफ्रीका। थाइलेसिन कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, ऑस्ट्रेलिया। स्टेलर सीकाउ कहां से एक्सटिंक्ट हुआ, रशिया। जावान, बाली, कैस्पियन, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स ये क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। समझ में आया कि नहीं आया? these have all become extinct. ठीक है, now according to IUCN also there are 15,500, कितना, 15,500 species that have a threat of extinction, that has a थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, नाउ इसमें से अगर हम लोग देखें, एम्फीबियंस सबसे ज्यादा थ्रेटेंड है, कितना, 32%। उसके बाद कौन आता है, जिम्नोस्पर्म्स, कितना थ्रेटेंड है, 31%। उसके बाद मैमल्स आता है, कितना थ्रेटेंड है, 23%। एंड उसके बाद बर्ड्स थ्रेटेंड है, कितना आता है, 12%। राइट? सो अगर आप इस 15,500 स्पीशीज का एक सीक्वेंस बनाओ कि सबसे ज्यादा थ्रेटेंड कौन है, एम्फीबियंस, कितना परसेंट, 32%। उसके बाद कौन है, जिम्नोस्पर्म, कितना परसेंट, 31%। उसके बाद कौन है, मैमल्स, कितना परसेंट, 23%। एंड उसके बाद कौन है, बर्ड्स, कितना परसेंट है, 12%। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे आर थ्रेटेंड। राइट? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये एक्सटिंक्शन के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है? क्या ये एक्सटिंक्शन अभी हुआ है या पहले भी कुछ एक्सटिंक्शन होकर रखे? करेक्ट है। नाउ बताया जाता है अकॉर्डिंग टू द डाटा कि इससे पहले a total of 5 mass extinctions have taken place. Right? इससे पहले a total of 5 mass extinctions taken place. This is the 6th mass extinction. कितना? This is the 6th mass extinction that is taking place. Correct है? Now हम तो ये तो बोल सकते हैं कि without any doubt इस वाले mass extinction के लिए कौन responsible है? Humans. पहले responsible नहीं था, लेकिन what is the difference between the last 5 mass extinctions and the 6th mass extinction? The difference is the current mass extinction is 100 to 1000 times more faster. ठीक है, the difference between previous, very very important है, difference between previous mass extinction and current one is that the current mass extinction is 100 to 1000 times more faster. That means the species lost within 100 to 200 within 1 to 2 centuries क्या होगा, more than 50% of the species would be lost. Most of them would be lost. ठीक है, now what would be the consequence of biodiversity loss of a region? एक region का अगर biodiversity loss होता है, there would be decline in plant production. Plant production में decline हो जाएगा। अगर biodiversity नहीं है, the ecosystem would not be resistant to internal disturbances and perturbations such as drought, right?
and there would be increased variability within ecosystem processes such as productivity, water, pest and disease cycle. ठीक है, so there will be decline in plant productivity, there will be lowered resistance to internal perturbations and disturbances such as drought, correct है, and increased variability in certain ecosystem process such as productivity, water and पेस्ट एंड डिजीज साइकिल, तो वो पूरा इरेटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली अगर ये प्रोड्यूसर लेवल पे इतना इफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर लेवल पे प्रॉब्लम होगा ही होगा, बिकॉज विदाउट प्रोड्यूसर्स बायोमास वुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है, राइट। नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर बायोडायवर्सिटी लॉस? वी कॉल समथिंग दैट इज कॉल्ड एज इवल क्वाड्रेंट which are actually most responsible for destroying the biodiversity। जिसमें क्या आता है? जिसमें पहला आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, दूसरा आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड चौथा आता है कोएक्सटिंक्शन। 4 मेक अप अ क्वाड्रेंट, दीज आर द इवल क्वाड्रेंट। और इस 4 इवल क्वाड्रेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हम लोगों का, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। नाउ व्हाट इज हैबिटेट लॉस? हैबिटेट लॉस इज डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। आप फॉरेस्ट कवर जितना डिक्रीज कर रहे हो उतना बायोडायवर्सिटी लॉस कर रहे हो, जितना बायोडायवर्सिटी लॉस कर रहे हो आप ओवरऑल इकोसिस्टम को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। जैसे क्या एग्जांपल दिया था कि अमेज़न पहले कितना परसेंट था टोटल अर्थ का? 14%, अभी रह के इतना गया है 6%। कौन रेस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन। किस लिए? क्या एग्जांपल है? सोयाबीन कल्टीवेशन करो, किसके लिए? ह्यूमन के लिए। कन्वर्शन ऑफ ग्रासलैंड फॉर रेजिंग कैटल, किसके लिए कैटल रेज कर रहा है? ह्यूमन के लिए। तो अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ ह्यूज हैबिटेट लॉस। देन फ्रैगमेंटेशन हो जाता है। फ्रैगमेंटेशन इज व्हाट? लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन पैचेस, लॉस्ट ऑफ फॉरेस्ट कवर इन पैचेस। बाहर से तो दिखता है कि बहुत घना फॉरेस्ट है, लेकिन अंदर में जाओगे तो यहाँ पे खाली, यहाँ पे खाली, वहां पे खाली, पैचेस में हटा दिया तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अंदर से तो खोखला हो गया। और इसके वजह से लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स आर द वर्स्ट अफेक्टेड। समझ में आया? उसके बाद क्या आता है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। When need turns into greed, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, खा के ही खत्म कर दिया। स्टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन। और अभी जो मास इंडस्ट्रियल लेवल पे फिशिंग हो रहा है तो आप मेराइन फिशेस हो गया, फ्रेश वाटर फिशेस हो गया, धीरे 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 सब फिशेस का क्वांटिटी एंड स्पीशीज लॉस हो रहा है। समझ में आया? करेक्ट है। सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन व्हेन नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, एग्जांपल इंक्लूड्स टेलर सी काउ, पैसेंजर पिजन व्हिच वर हंटेड डाउन टू एक्सटिंक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है? एलियन स्पीशीज इन्वेजन। मैंने क्या बोला? एक्सोटिक स्पीशीज बाहर में अपने नेचुरल कंडीशन में तो नॉर्मल थे, लेकिन जब भी वो दूसरे जगह पे आ गए, राइट, नेटिव जगह से दूसरे जगह पे आ गए, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ द न्यू प्लेस दे बिकेम अनकंट्रोलेबल इन देयर ग्रोथ। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? पार्थेनियम ग्रास, लैंटेना, इकोर्ना क्रासिप, प्रिकली पेयर कैक्टस। ठीक है। इन केस ऑफ वीड्स, करेक्ट है, ये लोकल लोगों के साथ, ये लोकल स्पीशीज का कंपीट करते हैं, आउट कंपीट करते हैं एंड धीरे धीरे नेटिव स्पीशीज को मार डालते हैं। नाइल पर्च, ये देखने में बहुत अच्छा था, राइट, इसको ऑर्नामेंट फिश के हिसाब से लाया गया था। कहां पे? लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया, ईस्ट अफ्रीका में। भाई देखने में अच्छा था, ऑर्नामेंटल फिश की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, बट दिस स्पीशीज अलोन वाज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ 200 नेटिव किकलिड फिश को ये खा गया, राइट। अफ्रीकन कैटफिश, हम लोग के यहाँ पे जो बड़ा बड़ा मांगुर होता है, अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश दे वर इंट्रोड्यूस इलीगली इन इंडिया, राइट, लेकिन इट competes with the local catfish and ultimately they were responsible for what? They are responsible for declining number of Indian catfishes। तो अभी अफ्रीकन कैटफिश को फार्मिंग का बैन हो चुका है, करेक्ट है, राइट। एंड लास्ट में आता है कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन मतलब ऑब्लिगेट रिलेशनशिप जिसके साथ होता है। सिम्बायोट्स, लाइकेंस, ठीक है, एक मरेगा, फंजाई मर गया, एल्गे मर जाएगा, एल्गे मर गया तो फंजाई मर जाएगा। समझ में आया? करेक्ट। सिम्बायोट्स, एक मर गया तो दूसरा मर जाएगा, होस्ट मर गया तो पैरासाइट भी मर जाएगा, ठीक है। सो ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप जहां जहां पे है, इफ वन ऑफ द पार्टनर डाइज द अदर पार्टनर्स डाइज टू, करेक्ट है, राइट। कोएक्सटिंक्शन। सो दस हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, दस आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, दस एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड लास्टली हमारा क्या है? कोएक्सटिंक्शन। दीज 4 आर द इवल क्वाड्रेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड वी ह्यूमंस आर रिस्पांसिबल फॉर दिस। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, राइट। नाउ कंजर्व करना है बायोडायवर्सिटी, अगेन ह्यूमन नेचर है, सेल्फिश नेचर है, कंजर्व करके मेरे को मिलेगा क्या?
राइट. नाउ पीपल हैव टू बी मेड अवेयर कि आप कंजर्व करके क्या इंपॉर्टेंट कर सकते हो. नाउ वी डिवाइड दिस इनटू 3 पार्ट्स. एक आपको डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है, इमीडिएट बेनिफिट दे रहा है, दूसरा आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, राइट, एंड तीसरा मोरल और एथिकल इश्यूज में चला आता है. करेक्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाई शुड वी कंजर्व, हमको पहले क्या दिखता है, डायरेक्ट बेनिफिट. दिस डायरेक्ट बेनिफिट कम्स अंडर व्हाट, दिस डायरेक्ट बेनिफिट कम्स अंडर नैरो यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन. इसमें हम लोग प्रोडक्ट्स बेचते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, किस लिए, इमीडिएट पैसा के लिए, इमीडिएट मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए. प्रोडक्ट्स सच एज फूड, fuel, building materials, industrial products can be directly taken from the biodiversity. Drugs, 25% of the medicines comes from what, plants. Plants से आता है 25% medicine. Plus 25,000 species of plants are utilized in the traditional medicine. कहाँ पे यूटिलाइज होता है, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूटिलाइज होता है. एंड हम जेनेटिक एंड मॉलिकुलर टूल्स यूटिलाइज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर बेनिफिट. समझ में आया, दैट इज कॉल्ड एज बायो प्रोस्पेक्टिंग. सो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं मैं, मेडिसिन सेल कर रहा हूं मैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूं, करेक्ट है, जिससे मेरे को कुछ इनकम होगा, मेरा इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, दैट फॉल्स अंडर डायरेक्ट बेनिफिट. लॉन्ग टर्म बेनिफिट इनडायरेक्ट बेनिफिट में आता है, व्हिच इज ब्रॉडली यूटिलिटेरियन. ठीक है, इसमें प्लांट्स लगाओगे तो क्या मिलेगा, ऑक्सीजन. जितना प्लांट्स रहेगा उतना ऑक्सीजन है, दैट इज गुड फॉर मी, राइट, बिकॉज आई नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव. यहाँ पे क्या बोला है, Amazon produces 20% of the world oxygen, right? Amazon is the lungs of the world. 20% of the oxygen production करता है. उसके बाद pollinators जैसे bees, insects. अगर हम pollinators को सेव करते हैं, if we save the pollinators, pollination would occur, which is required for food production. अगर pollinators बचता है तो pollination होगा और food production चलता रहेगा. Without pollinators, food production नहीं चलेगा. समझ में आया कि नहीं है. एंड लास्टली क्या है, एस्थेटिक वैल्यू, देखने में अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, राइट, माइंड फ्रेश होता है. जब भी आपको कुछ मतलब वैकेशन लेना हो, हम लोग कहाँ जाते हैं, बेसिकली रूरल सेटिंग में जाते हैं, नेशनल पार्क्स में जाते हैं, पूरा आपका ट्रीज है, राइट, नेचुरल ब्यूटी बोलते हैं, नेचुरल ब्यूटी. क्यों, हमको मन में शांति मिलता है, मन में शांति मिलता है, द माइंड इट्स क्लियर एंड देन यू कैन वर्क प्रॉपर्ली. एस्थेटिक वैल्यू, तो उस एस्थेटिक वैल्यू के लिए भी मेरे को ये बायोडाइवर्सिटी बचा के रखना पड़ता है. एंड लास्टली क्या आता है, लास्टली आ जाता है मोरल एंड एथिकल इश्यूज. द ऑर्गेनिजम्स present on earth has every right to live and survive even though they might not have any economic value, right? economic value किसका, I might not use it, लेकिन कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म तो उसको यूज करेगा, है कि नहीं है, राइट. सो कहने का मतलब है, अगर अर्थ में वो प्रेजेंट है, it has each and every right to survive, and we being in the top of the food chain, ये हमारा मोरल ड्यूटी बनता है कि हम वीक को सर्वाइव करने में हेल्प करें, करेक्ट है. सो दीज आर द 3 फैक्टर्स, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, जिसके वजह से वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ वुड यू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. आप एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सकते हो या फिर इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हो. व्हाट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, इट इज ऑफ साइट या फिर अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट. ये कंजर्वेशन तब चाहिए होता है जब the species you are targeting to protect cannot survive in its natural habitat on its own. अगर वो natural habitat में रहा, in near future that species would get what, extinct हो जाएगा. so ये सब species urgent protection के लिए candidate बन जाते हैं, correct है, right, and they need immediate protection. तो उनको हम लोग habitat से हटाते हैं और किसी दूसरे जगह पे जाके उसको हम लोग रखते हैं. तो इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, zoological park, botanical garden, seed bank, cryopreservation, wildlife safari park, aquarium, etc. These are examples of ex situ conservation. And lastly क्या आता है, in situ conservation, on site या फिर in the natural habitat. मतलब अगर जिस स्पीशीज को आप टारगेट कर रहे हो बचाने के लिए, अगर आपने उसका हैबिटेट को सिक्योर कर दिया, इफ यू सिक्योर द हैबिटेट, राइट, द ऑर्गेनिज्म इज केपेबल टू लुक आफ्टर इटसेल्फ. सिर्फ उसका हैबिटेट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, राइट. सो वो क्या है, दिस काइंड ऑफ स्पीशीज आर नॉट इन अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन. अगर आप कैसे जैसे भी करके उसका हैबिटेट अगर प्रोटेक्ट कर लो, इट विल बी एबल टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन. तो इस इन सिटू कंजर्वेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, हॉटस्पॉट्स पढ़ते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स पढ़ते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स पढ़ते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट इज हॉटस्पॉट्स. हॉटस्पॉट्स डायरेक्ट डेफिनेशन है, दीज आर, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, दीज आर areas which are rich in biodiversity. बहुत biodiverse reach है, and it shows a high degree of endemism. That means
मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीशीज, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीशीज मिलेगा जो दूसरे जगह पे आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है, राइट? सो एरियाज व्हिच इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, it shows a high degree of endemism, maximum number of native species present. The most biodiverse region कौन सा है? Tropical region. Tropical region is the most biodiverse region. 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में. Now क्या होता है अगर मैं हॉटस्पॉट्स को बचा लूं? Hotspots which just contribute almost 2% of the land mass. Hotspots that only contribute 2% of the land mass. अगर मैं उसको बचा लूं, मैं species loss कितना reduce कर सकता हूं? I can reduce the species loss by 30%. I can reduce the species loss by 30%. ठीक है? तो इनिशियली हॉटस्पॉट्स कितने थे? इनिशियली देयर वर 25 हॉटस्पॉट्स. इनिशियली देयर वर 25 हॉटस्पॉट्स, जो बढ़ के कितने हो गए? बढ़ के हो गए मेरे 34. सो अभी कितने हैं? 34. इंडिया में कितने हैं? देयर आर 3 हॉटस्पॉट्स. 3 हॉटस्पॉट्स, द हिमालयन रेंज, इंडो बर्मा रेंज, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंकन रेंज. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है. द हिमालयन रीजन, इंडो बर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये हम लोगों का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हमारा क्या है? हॉटस्पॉट्स है. ये हॉटस्पॉट्स है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क. प्रोटेक्टेड एरिया इज नथिंग बट प्रिवेंटिंग ह्यूमंस इंटरवेंशन, प्रिवेंटिंग ह्यूमन इंटरवेंशन बाय लॉ, राइट? आप लाठी से ह्यूमन को भगा सकते हो, करेक्ट? कहीं पे लीगल कुछ बता दो, लाठी चला दो, ह्यूमंस भाग जाते हैं, करेक्ट है, राइट? सो बाय यूटिलाइजिंग लॉ यू कैन प्रिवेंट दी हैबिटेट, जिसमें हम लोग का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व आ जाता है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. एंड लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है हमारा सेक्रेड ग्रोव्स. सेक्रेड ग्रोव्स का चक्कर क्या है? सेक्रेड ग्रोव्स में वी प्रोटेक्ट बाय यूटिलाइजिंग द स्पिरिचुअल बिलीफ ऑफ द इंडिजेनियस पीपल. इंडिजेनियस पीपल वो क्या होते हैं ना? दे आर कनेक्टेड विद द लैंड. ठीक है, वो लैंड में कनेक्टेड होते हैं. दे प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, उनको स्पिरिचुअल मानते हैं. ठीक है, राइट? किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज दैट बिलीफ, राइट? एंड यूटिलाइज एंड बाय मेकिंग देम पार्टिसिपेट इन द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, हम क्या करते हैं? वी प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी. तो सेक्रेड ग्रोव्स में हमको क्या याद रखना है? खासी कहाँ पे है इंडिया में? सर्टेन एग्जांपल्स: गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय, आरावली हिल्स राजस्थान, चंदा, बस्तर, सरगुजा इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है. सो दीज आर द प्लेसेस वेयर सेक्रेड ग्रोव्स आर प्रेजेंट. मैट्रिक्स में इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में चला आता है. करेक्ट है. नाउ दीज आर द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, राइट, टू एंश्योर दैट वी कैन कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एट आवर नेशनल लेवल. अभी इंटरनेशनल लेवल पे भी मल्टीपल नेशंस कम टुगेदर एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्व के लिए काम करते हैं. सर्टेन एग्जांपल्स: इंटरनेशनल एफर्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अर्थ समिट कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो का हुआ था 1992. वर्ल्ड समिट कहां पे हुआ था? जोहान्सबर्ग 2002, एक्सेट्रा. अभी तो बहुत सारे हैं. पेरिस क्लाइमेट एक्शन, कॉप, ये सब है, राइट? लेकिन अभी वो पूछेगा नहीं. ठीक है, राइट? सो दीज आर सर्टेन इंटरनेशनल्स, दीज आर सर्टेन इंटरनेशनल कन्वेंशंस दैट वर देयर टू प्रोटेक्ट दी बायोडाइवर्सिटी. क्लियर है? क्लियर है? तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन यहां तक खत्म होता है. इट इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर. डेटा याद रखना है. एंड यहाँ पे 22 स्लाइड्स प्रेजेंट है. सो 22 स्लाइड्स में एक भी क्वेश्चन आपका इस स्लाइड से बाहर नहीं आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से. इसको देखो, 3-4 बार देखो, नोट बना लो, इधर से क्वेश्चन आने वाला है. क्लियर है? ठीक है. सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस रिवीजन प्रोग्राम. हम लोगों ने डे 1 से डे 26 तक हम लोगों ने पूरा रिवीजन प्रोग्राम कवर कर लिया है. बायोलॉजी डे 1 से डे 26 तक हमने पूरे चैप्टर्स और बायोलॉजी कवर किया है, फिजिक्स कवर किया है, केमिस्ट्री कवर किया है. वन शॉट में पूरा वीडियो है, राइट? आज खत्म हो रहा है. 2-3 दिन रेस्ट लीजिए, फिर से वन शॉट में वीडियो देखिए. और जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी तक बनाया है 135 इन ईच डे फॉर 26 डेज, करेक्ट है? उसको फिर से रिवाइज कीजिए, राइट? मोर देन 4000 क्वेश्चंस आर देयर, राइट? आपका इजीली नीट 600 के ऊपर रहने वाला है. क्लियर है? ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में, राइट? थैंक यू सो मच.